दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम कुछ बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेंगे कोरोना वायरस से लेकर। भारत में कुल कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1,38,845 हो गई है। वहीं पर 77,103 व्यक्ति संक्रमित एक्टिव केस है। वहीं पर 57,721 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और वहीं पर 4,021 लोगों ने इस संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा दी है। वहीं बात करें विश्व की तो 54,93,482 कन्फर्म केस हो चुके हैं। वहीं पर 22,31,454 लोग रिकवर हो चुके हैं और वहीं पर 3,46,209 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो बड़ी खबर निकलकर सामने है राजस्थान से। राजस्थान में पान, गुटखा और तंबाकू की होगी बिक्री। रेड जोन में भी खुलेंगे पार्क। ये है कुछ खास नियम। राजस्थान सरकार ने सोमवार को राज्य में पान, गुटखा और तंबाकू की बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही रेड जोन में भी सार्वजनिक पार्कों, टैक्सी और कैब सेवा शुरू की जाएगी। गृह विभाग ने चौथे चरण के लॉकडाउन के आदेश के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों में से पान, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री को हटाते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इन चीजों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेगा। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अभी भी दंडनीय अपराध है। लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने रेड जोन में सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन की शर्तें सुनिश्चित करते हुए टैक्सी, ऑटो और कैब की सेवाओं की स्वीकृति दी है। सरकार ने रेड जोन इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 6:45 तक सार्वजनिक पार्कों को खोलने की अनुमति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों में इन गतिविधियों को पहले से अनुमति थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर एक बार फिर किया गया सील। सिर्फ इन लोगों को मिलेगी एंट्री। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर एक बार फिर से सील कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गाजियाबाद के डीएम ने यह आदेश जारी किया है। दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को एक बार फिर से पास का ही सहारा लेना होगा। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कहा है कि जिन लोगों के पास होगा उन्हें ही गाजियाबाद सीमा में आने की इजाजत होगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इससे छूट मिलेगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो सीएम योगी को उड़ाने की धमकी देने वाले युवक का बड़ा खुलासा। कहा 1 करोड़ रुपए देने का किया गया था वादा। पिछले दिनों कामरान खान नाम के एक शख्स ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया हेल्प डेस्क को फोन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र एटीएस और उत्तर प्रदेश एटीएस ने धमकी देने वाले शख्स को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया था। जबकि रविवार को इस आरोपी को यूपी एटीएस ने अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड हासिल कर ली और अब 25 वर्षीय आरोपी कामरान से पूछताछ चल रही है। वहीं कामरान ने पूछताछ में बताया कि उसे सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के बदले 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि पैसों का ऑफर देने वाला शख्स कौन है और कहां का रहने वाला है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो वेदर अलर्ट। 29-30 मई को आंधी बारिश की संभावना, मिलेगी भीषण गर्मी और लू से राहत। दिल्ली एनसीआर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद गर्मी अपने चरम पर है। दिल्ली वासियों को अभी अगले 2 से 3 दिन ऐसी ही भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 28 मई के बाद दिल्ली एनसीआर वासियों को भीषण गर्मी से निजात मिल सकती है। साथ ही 29-30 मई को धूल भरी आंधी चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे लू के प्रकोप से राहत मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करें अगली बड़ी खबर की तो लद्दाख में एलएसी पर टेंट लगा रहा है चीन। सामने आई चीन के बंकर की तस्वीरें। लद्दाख की पिंगोंग झील और गलवान घाटी में चीन के सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर चीन ने 100 से ज्यादा टेंट भी लगाए हैं। ये दावा ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट से जुड़े एक एक्सपर्ट ने किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने भी एलएसी पर सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां भेज दी है। इससे पहले चीन से कूटनीतिक स्तर पर एलएसी पर गतिरोध खत्म करने की 5 राउंड की बातचीत नाकामयाब रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया को दी धमकी, अमेरिका का साथ दिया तो बहुत दर्द होगा। चीन की स्टेट मीडिया ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है
कि अगर उसने ट्रेड वार में अमेरिका का साथ दिया तो उसे बहुत दर्द होगा। चीन ने धमकी दी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के समर्थन में आता है तो उसे बहुत तकलीफ होगी। अमेरिका ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि वो 33 चीनी कंपनियों को बैन करने जा रहा है। इसके बाद चीन की स्टेट मीडिया ने इस कदम को दोनों देशों के बीच कोल्ड वार की शुरुआत बताया था। ग्लोबल टाइम्स में लिखे एक लेख में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया को भारत की तरह खामोश रहना चाहिए और दोनों देशों को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए इस पूरे विवाद से दूर रहना चाहिए। लेख में कहा गया है कि चीन अमेरिका की तुलना में ज्यादा सख्ती से ऑस्ट्रेलिया को सजा दे सकता है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया पर आर्थिक तौर पर कम निर्भर है। अमेरिका चीन के लिए नंबर 1 एक्सपोर्ट मार्केट है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का इस मामले में 14वां स्थान है। लेख में लिखा गया है कि चीन को ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने में ज्यादा मजा आएगा अगर कहने पर चीन अमेरिका के बीच चल रहे कोल्ड वार में वॉशिंगटन का समर्थन करता है। इसका सीधा मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से ज्यादा दर्द होगा। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो भारत में जुलाई में चरम पर होगा कोरोना वायरस संक्रमण, 21 लाख मामलों की आशंका। ये है वजह। भारत भी दुनिया भर में कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट में से एक बन गया है और यहाँ संक्रमण के मामले 1,38,500 से भी ज्यादा हो चुके हैं। भारत में संक्रमण से 4,024 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और भारत अब केसों के मामले में ईरान को पीछे कर टॉप 10 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। हालांकि अब यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने कोरोना मॉडल के जरिए चेतावनी दी है कि भारत में जुलाई के पहले हफ्ते तक 21 लाख लोग संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो मोदी सरकार 2.0 की पहली सालगिरह पर बीजेपी करेगी वर्चुअल रैली, 10 करोड़ परिवारों को गिनवाएगी काम। भारतीय जनता पार्टी कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर पूरे देश में अभियान चलाएगी। हालांकि बीजेपी महामारी को देखते हुए इस अभियान को डिजिटल माध्यम से ही चलाएगी। पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जन जन को बताने का अभियान चलाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को पहली वर्षगांठ के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित भी करेंगे। जेपी नड्डा का यह संबोधन फेसबुक लाइव के जरिए होगा। हर स्तर पर वर्चुअल तरीके से रैली का भी आयोजन किया जाएगा। असल में मोदी सरकार और बीजेपी को इस महीने सत्ता में दोबारा आए 1 साल हो रहे हैं, मगर कोरोना संकट को लेकर अभी तक यह साफ नहीं था कि बीजेपी पहली वर्षगांठ को कैसे मनाएगी। मोदी सरकार की 2019 में सत्ता में दोबारा वापसी को 30 मई को साल भर हो जाएगा। 2014 से ही जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब से ही बीजेपी और सरकार वर्षगांठ के मौके पर अपनी उपलब्धियों को लोगों को बताती है। बता दें कि 23 मई 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। 30 मई को मोदी सरकार 2.0 का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। 1 साल में मोदी सरकार ने कई कठिन निर्णय लिए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार 30 मई को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर रही है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि इस अवसर पर न ही कोई समारोह आयोजित किया जाएगा और न ही कार्यकर्ताओं का कोई सम्मेलन होगा। पार्टी सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो भारत में घरेलू उड़ान सेवा शुरू होने पर WHO बोला 1 मीटर की दूरी जरूरी। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश की अन्य सेवाओं की तरह हवाई सेवा भी बंद थी, लेकिन अब सोमवार से यह हवाई सेवा बहाल हो गई है और बड़ी संख्या में लोगों ने हवाई सफर भी किया। भारत के इस हवाई सेवा शुरू करने के फैसले पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने स्तर पर कुछ सुझाव दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में हवाई सेवा शुरू करने पर कहा कि हवाई सेवा करने वाले लोगों को कम से कम 1 मीटर या उससे ज्यादा की दूरी का पालन करना चाहिए। WHO के तकनीकी प्रमुख डॉक्टर मारिया वान केरखोवा ने इंडिया टुडे के सवाल पर कहा कि लोगों को दूरी का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हवाई सफर के दौरान दूरी बनाए रखी जाए और बीच की कुर्सी को खाली रखा जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा को धीमे स्तर पर ही देखना अच्छा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो कोलकाता में 100 घंटे से बिजली पानी गुल, सड़क पर उतरे लोग, करना पड़ा लाठीचार्ज।
कोलकाता में बिजली पानी के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस को कई जगह लाठीचार्ज करना पड़ा है। लोगों का आरोप है कि 100 घंटे से शहर में बिजली पानी की सप्लाई बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि दावा है अब 95% इलाकों में बिजली पानी सप्लाई ठीक कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो बिहार में सोनू सूद की मूर्ति बनवाने की तैयारी। एक्टर बोले गरीबों का भला करो। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का नेशनल लॉकडाउन जैसे कठिन दौर के बीच एक बेहद संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते लगे इस लॉकडाउन से देश के गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सोनू सूद ने लगातार इन प्रवासी मजदूरों, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर की मदद की है, जिसके बाद से ही सोनू सूद लोगों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इसी लोकप्रियता का आलम है कि उन्हें एक शख्स ने ट्वीट पर बताया कि वे सोनू सूद की मूर्ति बनवाना चाहते हैं, जिस पर सोनू के जवाब से भी लोग काफी प्रभावित दिखे। प्रफुल्ल कुमार नाम के एक शख्स ने ट्वीट पर लिखा, बिहार का जिला सिवान जहां लोग आपकी मूर्ति बनवाने की तैयारी में हैं। सलाम सर, बहुत बहुत प्यार आपको। सोनू ने भी इसका जवाब देते हुए कहा, भाई उस पैसे से किसी गरीब की मदद कर देना। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो पीएनबी घोटाला, नीरव मोदी के भाई नेहल की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ी, अहम सबूत नष्ट करने के हैं आरोप। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। उसके खिलाफ इंटरपोल की ओर से जारी रेड कॉर्नर नोटिस पब्लिक व्यू में वापस आ गया है, जिससे इस 1000 करोड़ रुपए के इस धोखाधड़ी मामले में उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई में तेजी आने की संभावना है। पीएनबी से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े में सह आरोपी नेहल मोदी ने अपने खिलाफ इंटरपोल नोटिस को चुनौती दी थी, जिसके बाद पब्लिक व्यू से इसको हटा दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक उसकी अपील को इंटरपोल ने खारिज कर दिया है और अब नोटिस वेबसाइट पर फिर पब्लिक व्यू के लिए उपलब्ध है। नेहल मोदी बेल्जियम का नागरिक है और माना जा रहा है कि इस वक्त वह वहीं है। नेहल के खिलाफ रेड नोटिस सितंबर 2019 में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर जारी किया गया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक नेहल ने भाई नीरव के इशारे पर पीएनबी घोटाले में कथित रूप से अहम सबूत नष्ट कर दिए। हालांकि रेड नोटिस को चुनौती दी गई और इसे अक्टूबर 2019 में इंटरपोल ने पब्लिक व्यू से निष्क्रिय कर दिया था। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।